अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, खैरियत से हैं आप लोग। हशाश बशाश नजर आ रहे हैं चेहरे आज आपके यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है तो आपको नजर आ ही रहा है, वो है द सेल। सेल, एक बच्चे की तरफ से रिप्लाई आया था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसका ताल्लुक जिंदगी से है। जहाँ जब जिंदगी शुरू होती है तो एक बेसिक यूनिट की हैसियत रखता है। यहाँ से शुरुआत जो जिंदगी होती होती है जिंदगी की, कहीं पर भी, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे चरिंद परिंद, कोई भी कैसे किसी भी किस्म का जानदार हो, तो सेल तमाम जानदार की बेसिक यानी कि इकाई होती है, एक यूनिट होता है जहाँ से जिंदगी की शुरुआत होती है। ये बात हमें मालूम है कि जब हम दुनिया के अंदर आते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें बनाता है तो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है हमारा, वो एक सेल से ही होता है। फिर आहिस्ता 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 सेल यानी कि ग्रो करते हैं, बढ़ते बढ़ते टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि वकू पजीर होता है, जन्म लेता है। तो सेल की जो शुरुआत होती है इस तरीके से, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो फिशेज हो, या कायनात की कोई भी जानदार चीज हो, तो तमाम का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो ये आज हम पढ़ेंगे सेल के हवाले से, कुछ बातें आपकी आएंगी इसके अंदर। हम इस हवाले से भी देखेंगे सेल के हवाले से, यानी कि वो चीजें जब जिंदगी स्टार्ट होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से सिस्टम को चलाना होता है, वो पूरा सिस्टम इसके अंदर एक एक करके आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी मजीद स्लाइड की तरफ। अच्छा बेटा, इसके अंदर देखें, ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ये बात हम जानते हैं, अच्छे से वाकिफ हैं इस बात से कि तमाम जो जानदार चीजें हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर उनको तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। कैन यू ग्रुप दीज आइटम्स इन दीज टू मैन ग्रुप्स। अब आपसे इधर सवाल किया जा रहा है कि आप कर सकते हैं ऐसा कि इन दोनों चीजों को, लिविंग और नॉन लिविंग को, दो ग्रुप्स के अंदर आप तकसीम कर सकें। और यकीनन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बआसानी कर सकते हैं। आप ये बआसानी कर सकते हैं, आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बात मैं कर रहा हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, ये टास्क एक तरीके से आपका, ये पहले भी आपको दिया गया था, इसमें आपने लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करना है, दो ग्रुप्स के अंदर तकसीम करना है। इसी तरीके से हेडिंग देके सेपरेटली आपने इसको, इसमें नीचे रिकॉर्ड योर आंसर इन योर जर्नल, यानी कि आपकी कॉपीज के अंदर इन तमाम आंसर्स को फिर आपने रिकॉर्ड करना है, लिविंग और नॉन लिविंग। ये आपको पता है कि किस तरीके से आपने काम करना। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर आइदर, यानी कि जो जमीन के ऊपर तमाम जानदार चीजें हैं, ये तमाम यानी कि ऑल थिंग्स, जानदार चीजें या फिर गैर जानदार चीजें जो जमीन के ऊपर मौजूद हैं, लिविंग की शक्ल के अंदर या फिर नॉन लिविंग की शक्ल के अंदर मौजूद है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं इस बात से। तो आपने इनको पहचानना है और उसी तरीके से वो काम करना जो इससे पहले मैंने आपको अभी बताया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन बेसिक यूनिट। कैन यू नेम इट, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ वन बेसिक यूनिट। ये आंसर आ रहे हैं काफी बच्चों के, शाबाश बेटा, एक्सीलेंट। ये मैं जानता हूँ, इस बात से आगा हूँ कि आप लोग इसको बखूबी जानते हैं कि तमाम जो जानदार चीजें हैं, बुनियादी तौर पर स्टार्टिंग के अंदर मैंने डिस्कस किया आपको, जो बन रही हैं, तो एक बेसिक यूनिट होता है उसका, जिसको हम किससे जानते हैं वो आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, इधर ये एक सवाल है आपके लिए। ठीक है बेटा, शाबाश। इन योर जर्नल राइट अ पैराग्राफ अबाउट, in your journal write a paragraph about how living things are different from non living things। अब आपने ये अपने कॉपीज के अंदर ये काम करना, पैराग्राफ की शक्ल में
राइट अ पैराग्राफ अबाउट हाउ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग कैसे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार चीजें कैसे मुख्तलिफ हैं गैर जानदार चीजों से। ठीक है बेटा, ये काम आपने करना है एक तो। और दूसरा, बी श्योर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी तरीके से आप ये बात भी जानते हैं, 100% इस बात से श्योर होंगे आप कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है जिंदगी के लिए। तो वो उसके हवाले से आपने कुछ पॉइंट्स उसके हवाले से भी आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम बढ़ते हैं। द वाइटल फंक्शन, when speaking about the difference between living and non-living things, we have to appeal to the vital function, that is, जब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान यानी कि मवाजने का फर्क का, तो उसके अंदर बुनियादी तौर पे तीन यानी कि वाइटल फंक्शन इधर दिखलाए गए हैं आपके सामने। ये बात हो चुकी है पहले भी, न्यूट्रिशन है, इंट्रैक्शन है एंड रिप्रोडक्शन है। ये तीन वो वाइटल फंक्शन है जो कि लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आ जाते हैं हम हमारा जो आज का टॉपिक है मेन, जिसके ऊपर स्टार्टिंग ली थी। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सवाल भी किया गया था। सेल क्या है? तमाम जानदारों का एक बेसिक यूनिट है, यानी कि बुनियाद है जानदार की। तो जहाँ से जिंदगी शुरू होती है, अब चाहे वो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की, कोई भी जानदार हो, एनिमल्स की शक्ल में हो, प्लांट्स की शक्ल में हो, ह्यूमन बीइंग की शक्ल के अंदर हो, फिशेस की शक्ल के अंदर हो, बर्ड्स की शक्ल में हो, इंसेक्ट्स की शक्ल में हो, कोई भी जानदार हो, तो वो सेल ही उसका बेसिक यूनिट है। ये बात हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन क्या है सेल की? डेफिनेशन ऑफ सेल, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। अच्छा, सेल आपका क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और जिसका काम क्या होगा, इस काबिल यानी उसकी काबिलियत क्या है, कैपेबल किस लिए है? वो परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन, यानी कि इस काबिल होता है कि तमाम लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करता हुआ नजर आता है आपको। चाहे जानदार या खुलवी हो, यानी कि यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर जानदार हो। अब यूनिसेलुलर से मुराद एक सेल पर मुश्तमिल जानदार, और मल्टी सेलुलर से मुराद एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदार। अब एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल जो जानदार चीजें हैं, वो आगे चल के हम बात करेंगे उसके ऊपर। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये यूनिसेलुलर है। ह्यूमन बीन है, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब के सब आपके मल्टी सेलुलर जानदार हैं। तो हर जानदार अपने फंक्शंस को, यानी कि जो सेल मौजूद होते हैं तमाम जानदार के अंदर, वो उस जानदार के अंदर मौजूद सेल अपना अपना काम परफॉर्म सही तरीके से कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, ये इस काबिल यानी कि सेल ही बनाता है जानदारों को। क्योंकि वक्त के साथ साथ जब सेल की ग्रोथ होती है, तो सेल यानी कि जानदार यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, और फिर उसकी सेल ग्रोथ की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में, उसके फंक्शंस के हवाले से, उसकी वर्किंग के हवाले से, यानी कि वक्त के साथ साथ उसकी डेवलपमेंट होती चली जाती है। आगे बढ़ते हैं अब। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल क्या है? तमाम जानदारों की बेसिक यूनिट के नाम से जाने जाने वाला एक पार्ट है। इफ इट इज अलाइव इट हैज सेल, यानी कि जानदार अगर कोई भी सेल की शक्ल में मौजूद हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हो, चाहे वो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल जानदार हो, अगर सेल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ इट इज अलाइव इट हैज सेल, यानी कोई भी जो जानदार चीज है अगर वो जिंदा है, तो इसका मतलब क्या है? वो जिंदा है, वो अलाइव है। अगर सेल जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो बॉडी से अगर यानी कि आना शुरू हो जाते हैं हेयर की शक्ल में, नेल्स की शक्ल के अंदर, ये बुनियादी वो सेल होते हैं जो कि डेड सेल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये कुछ पिक्चर्स आपको सेल्स के हवाले से दिखाई गई है,
उसके अंदर पिक्चर्स को आप अच्छे से देख लें, इसका हो सके तो स्क्रीन शूट ले लें। ये पिक्चर आपने पहचानना है कि ये कौन से सेल की पिक्चर है। ये आपको बआसानी पिक्चर्स पता चल जाएंगी सेल की कौन कौन से सेल की पिक्चर्स हैं ये। अब आगे बढ़ते हैं मजीद स्लाइड की तरफ। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेल? व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ सेल? ये एक आपको बाउंड्री नजर आ रही है ऑरेंज कलर के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये एक इसके अंदर एक येलो लाइक आपको स्ट्रक्चर यानी कि जो नजर आ रहा है ये फ्लूइड नुमा, ये फ्लूइड की शक्ल में होता है, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। सेंटर के अंदर आपको एक ब्लू कलर के अंदर यानी कि डार्क ब्लू कलर के अंदर नजर आ रही है जो पार्ट है वो है न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। इस सेल के मेन पार्ट्स कहलाते हैं ये। जब ये पार्ट्स मौजूद होते हैं तो सेल के अंदर तमाम चीजें यानी कि एक सेल जानदार होता है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब। अच्छा, हाउ द पार्ट्स ऑफ सेल वर्क्स, ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही है। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के हवाले से रोजमर्रा जिंदगी के यानी के ऊपर अप्लाई करते हुए आपको बेसिक चीजें बतलाई गई है कि सेल की कौन सी चीजें क्या काम कर रही होती है। हाउ द पार्ट्स ऑफ सेल वर्क्स, सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है यहाँ पर, एक्स एज द सेल गेट की यानी कि गेट कीपर का काम कर रही होती है। यहाँ पर गेट कीपर का काम क्या होता है? चीजों को डायरेक्टली अंदर आने से रोकना होता है। कोई यानी कि डायरेक्ट कोई अंदर नहीं आ सकता बगैर उसकी परमिशन के, गेट कीपर का काम ही होता है। तो सेल मेम्ब्रेन भी अलाउ करती है चीजों को, अंदर एंट्री देती है, फिर उसके बाद जाके वो चीजें अंदर एंटर होती है। इसी तरीके से न्यूक्लियस है, एक्स एज द सेल, सेल के अंदर क्या काम, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? एज ए कंप्यूटर। इस तरीके कंप्यूटर यानी कि होल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कंप्यूटर। इसी तरीके से न्यूक्लियस जो होता है वो तमाम सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जो भी अंदर काम होता है सेल के अंदर, डाइजेशन का अमल है उसके अंदर, उसका फूड मेकिंग का अमल है, चीज़ों को प्रोटेक्ट करवाने के हवाले से, कौन सी चीज़ अंदर आनी है कौन सी चीज़ यानी कि बाहर जानी है, तो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। इसी तरीके से माइट्रोकॉन्ड्रियन, माइट्रोकॉन्ड्रिया आपका एक्ट्स एज अ सेल पावर प्लांट यानी कि पावर हाउस होता है एक सेल का। जिस तरीके से बल्ब दिखाया गया है ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें आती है तो बल्ब रोशन हो जाता है, तो इसी तरीके से पावर मिलता है उसको, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर हाउस कहलाते हैं सेल के ये। इसी तरीके से एक और पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसका काम क्या होता है? सेल के अंदर कोई टूट फूट होती है तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पर। तो कंस्ट्रक्शन टीम होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो एक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है सेल का, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होता है, रिपेयरिंग का वगैरह जो भी कोई मसला होता है सेल के अंदर, तो वहां पर वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिपेयरिंग के हवाले से वर्कआउट करते हैं। इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस, पैकिंग डिपार्टमेंट होता है ये गोल्जी अपरेटस। सेल के अंदर जो भी कोई चीज जहाँ पर बन रही होती है तो उसको पैकिंग करने के हवाले से वर्कआउट करता है ये, गोल्जी अपरेटस के नाम से जाना जाना वाला एक पार्ट है। तो चीजें वहां पर पैक होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आपके ध्यान में कोई और इसी हवाले से ये जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रियन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपरेटस, इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही हो तो आपने वो नोट डाउन करके अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन करें, उन एग्जाम्पल को इसी तरीके से मैचिंग कराएं आपस में, एक दूसरे के सामने पिक्चर्स वगैरह बना के नाम लिख के, और इन तमाम चीज़ों को जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई होती हैं उन चीज़ों को, इसके अलावा जो भी आपके जहन में और बातें आ रही हैं, तो इसी एग्जाम्पल्स को देखते हुए और कोई एग्जाम्पल्स आपके जहन में आ रही हो तो उसमें आपने इसी तरीके से क्या करना है? मैचिंग करनी है, नई नई चीज़ें बतानी है। इससे क्या होगा कि आपको खुद को ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें क्या वर्कआउट कर रही होती है। और ये कॉपीज के अंदर आपने नाम लिखना और उसके सामने पिक्चर, तो उसके सामने उनकी वर्किंग के हवाले से यानी कि एप्लीकेशन के हवाले से आपने नाम और फिर उसके पिक्चर्स वगैरह बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल,
अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स इधर दी गई हैं सेल के हवाले से। अब ये अमेबा प्रोटस की एक, अमेबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके हवाले से एक पिक्चर दी गई है, उसके सेल की पिक्चर है यहाँ पर। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी यानी कि सेल की पिक्चर आपको नजर आ रही है। नर्व सेल हमारे नर्वस सिस्टम से यानी कि इसका कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम आपका मल्टी सेलुलर के अंदर आता है। इसी तरीके से प्लांट स्टीम यानी कि स्टीम के प्लांट की एक सेल की उसकी पिक्चर है, मल्टी सेलुलर में आते हैं ये भी। रेड ब्लड सेल्स आपके, ये रेड ब्लड सेल्स की पिक्चर है आपकी यहाँ पर, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है तो उसके एक सेल की पिक्चर उठा के आपको इधर दिखाई गई है। ये तमाम चीजें ताल्लुक रखती हैं सेल से, ये आप ना नोट डाउन कर सकते हैं बेटा इन एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स ऑफ सेल। इसके अलावा भी आपको जो चीजें और पता हो आप अपने तौर पर पिक्चर्स के साथ इनको आपस में, एक तरफ एग्जाम्पल्स ऑफ सेल लिखा है आपने, दूसरी तरफ उन चीजों के नाम लिख दिए, अमेबा, प्रोटस, बैक्टीरिया, प्लांट स्टीम, नर्व सेल, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। इसी तरीके से उनके फिर सामने पिक्चर वगैरह आप बना के कॉलम की शक्ल के अंदर ये काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस, few internal structures, one celled organism बैक्टीरिया। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है हकीकी तौर पर, उसमें बाकी तमाम यानी कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाने जाते हैं। डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, यानी कि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से तख्लीक नहीं पाता, तो जिसकी बुनियाद के ऊपर ये खासकर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, खासकर बैक्टीरिया है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है बैक्टीरिया को यहाँ पर। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम इसको जानते हैं, ये या खुली जानदार कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रोकैरियोटिक सेल के बाद है ये है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि प्लांट और एनिमल आ जाते हैं, यानी कि इससे मुराद क्या हुई? वो ये खुली जानदार था प्रोकैरियोटिक सेल। ये यहाँ पर क्या है, आंसर दीजिए इसका। वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वहां पर, यहाँ पर ये क्या है? शाबाश, फौरन रिप्लाई आना चाहिए आपका। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपके क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं या कुछ और होते हैं? नाम फौरन रिप्लाई करके आंसर दें इसका। फैजान का आंसर आया है फौरन, शाबाश। इबाद का आया आंसर, जफर का आया, शाबाश बेटा। आंसर आपके सबके सही आए हैं। आंसर इसका है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ये, शाबाश। अच्छा, कंटेन ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस। अच्छा, ये भी यानी कि अपने एक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, यानी कि ऑर्गेनल्स होते हैं उसके कुछ, ऑर्गेनल्स को आप डिटेल के साथ स्टडी करते हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे जानदार, ऐसे जानदार होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। अच्छा, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है प्लांट और एनिमल सेल की, तो आपको ये काम क्या करना है इसके अंदर? प्लांट और एनिमल सेल के आपने रेफरेंस लिखने, नोट डाउन करने, उसके साथ साथ उसकी जो डायग्राम आपके पास जो अवेलेबल हो आसानी के साथ, ये जो स्क्रीन शॉट लेके इसका आप अपने पास सेव करें, उसके जरिए से आप ये पिक्चर ड्रा भी कर सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से। अच्छा बेटा, इसके अंदर मजीद आगे वर्कआउट है, तो इसको डिटेल के साथ इसको तमाम इसके जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है इसको आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे, मगर ज्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो कुछ काम भी आपको दिया गया है, उस काम को भी आपने अपने तौर पे काम भी यानी कि वो करना है, उसके साथ साथ जो काम आपको यानी कि पिक्चर्स के हवाले से या उसका डिफरेंसेस के हवाले से या सिमिलरिटीज के हवाले से प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से, तो आपने तमाम कामों को तरीके से अपनी कॉपीज के अंदर वर्कआउट करना है। ठीक है, इस बात को जहन में रखते हुए
इन काम को प्रॉपर तरीके से कॉपीज के अंदर आपने शेयर करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपसे एक काम आपको जो देना था, जो गूगल क्लासरूम के अंदर आपको एक वर्कशीट दी गई है, आपने गूगल क्लासरूम के अंदर ऐड होना है। गूगल क्लासरूम में आपको ऐड होना है, ये नोट कीजिएगा, वहाँ कोड है वो ऐड होने का। आपने अपनी आईडी वगैरह बनानी है गूगल क्लासरूम के लिए, ठीक है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी से हम अपनी क्लास को पूरा सेटअप इसी से चलाएंगे। तो ये कोड इसका नोट करें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप लोगों की जिनकी जीमेल आईडी बनी हुई है, तो वो अब जब आपने